नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा, आज का सवाल लाल डायरी पर आई। जी हां, 23 की लड़ाई लाल डायरी पर आई। यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज विधानसभा में लाल डायरी क्या दिखाई, क्या लहराई, जमकर बवाल हो गया। सदन से निकाले जाने के बाद गुढ़ा ने सरकार के खिलाफ जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए, उसने प्रदेश के चुनावी माहौल में नया रंग ला दिया है। बीजेपी को सियासी हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लाल डायरी पर बवाल, प्रदेश की सियासत हुई लाल। वसूली के कारण सरकार का ध्यान आकर्षित गुढ़ा पर बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। राजेंद्र गुढ़ा ने लगाए कई आरोप, कल से जाएंगे जनता के बीच। कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता के बीच में? जनता के बीच में। वो लाल डायरी के राज का बताएंगे? वो भी बताऊंगा, जनता को बताऊंगा। शांति धारीवाल का बयान, विरोधियों के हाथ में खेल रहे हैं गुढ़ा। 100% वो विरोध के हाथों में, विरोध पक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया सारा प्लान है। बीजेपी ने उठाए सवाल, लाल डायरी का पोस्टर जारी कर किया तंज। लाल डायरी का कैंपेन अब राजस्थान के गली मोहल्ले में जाएगा। हम सदन और सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। 23 की लड़ाई लाल डायरी पर आई। और इस वक्त मेरे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये जो आज हुआ विधानसभा में राजस्थान में, ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है, और जो सवाल लाल डायरी को लेकर उठ रहा है, क्या उसका राज फाश होगा, क्या उसकी सच्चाई सामने आएगी, या फिर ये नूरा कुश्ती का खेल बस यूं ही चलता रहेगा और जनता बस यूं ही मूक दर्शक बनी हुई देखती रहेगी। जोगेश्वर गर्ग बीजेपी के विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत जोगेश्वर जी आपका। मेरे साथ आशुतोष जी भी जुड़ चुके हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आगे चर्चा में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जोगेश्वर जी, मैं गलत नहीं तो आप बीजेपी विधायक दल के सचेतक भी हैं। जब आज ये पूरा प्रकरण हुआ, क्या आप उस दौरान सदन में मौजूद थे? बतौर आपकी आंखों देखी क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? जी, मैं सदन में मौजूद था। असल में घटना आज की नहीं है, घटना शुरू होती है शुक्रवार से। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल ने वेल में आकर प्रदर्शन किया था मणिपुर के घटनाओं को लेकर, और उस समय महिला अत्याचार की चर्चा चली, और उस चर्चा में राजस्थान सरकार के मंत्री, उस समय मंत्री थे वो राजेंद्र गुढ़ा साहब ने कहा कि महिला अत्याचारों के मामले हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी इस मामले में अपन कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, हमको अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। सरकार के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का मंत्री उनका काट कर रहा है, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके रिएक्शन में सरकार ने उनको, मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त कर दिया। ये जानकारी जब हमको मिली तो फिर बर्खास्त करने के बाद जो गुढ़ा साहब ने जो बयान दिया, उसमें से लाल डायरी प्रकट हुई। तो हमने ताबड़तोड़ फिर आज सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई। 10 बजे हम लोग मिले, ज्यादातर विधायक आ गए थे। हमने सबने आपस में बैठ के तय किया कि क्या करना चाहिए, और हमने ये तय किया था कि भाई मंत्री जब बर्खास्त होता है तो उस मंत्री को ये अधिकार होता है वो सदन में अपना स्टेटमेंट दे, उस विधायक को अधिकार होता है। तो राजेंद्र गुढ़ा यदि आते हैं सदन में और वो अपना स्टेटमेंट देते हैं तो ठीक है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। यदि वो नहीं आते हैं या उनको नहीं आने दिया जाता है तो प्रतिपक्ष के नाते नेता प्रतिपक्ष आसन से पूछेंगे कि भाई पिछले 2 दिन में जो कुछ घटना हुई है सरकार को लेकर सदन के बाहर, और सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो सदन को अवगत कराना चाहिए, ऐसी परंपरा है हमारी, ठीक है, नियम भी है अवगत। ये बात थी। हुआ यह कि 12 बजे तो प्रश्नकाल हमने शांति से चलने दिया, शून्यकाल शुरू हुआ। उस समय नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न उठाया कि भाई एक मंत्री को आपने बर्खास्त किया है तो उसके बारे में सदन को आपको विश्वास में लेना चाहिए। उसी दौरान राजेंद्र गुढ़ा भी सदन में आ गए और उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की।
स्पीकर साहब ने न तो राजेंद्र राठौड़ साहब को बोलने दिया, न राजेंद्र गुड़ा साहब को बोलने दिया। उससे हंगामे की शुरुआत हुई। यदि दोनों को बोलने दिया होता तो 10 मिनट में सारा मामला शांत हो जाता, लेकिन उनको अवसर देना चाहिए था। नियम प्रक्रिया के तहत, परंपरा के तहत आसन को दोनों को अनुमति देनी चाहिए थी, दोनों को अवसर देना चाहिए था अपनी बात करने का। संकट यहां से शुरू हुआ है। हुआ क्या था अंदर, क्या झूमा झटकी या क्या धक्का मुक्की हुई थी, इस बारे में क्या? उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया तो हमने मांग उठाई कि बोलने दिया जाए। उधर राजेंद्र गौड़ा साहब को नहीं बोलने दिया तो वो वेल में आ गए। वेल में आते आते वो आसन तक पहुंच गए और आसन से उनकी बहस चलती रही। क्या क्या बहस हुई हमको पता नहीं, हम शोरगुल में सुना ही नहीं दिया, लेकिन काफी लंबी उनकी बहस चली है। वीडियो भी सारे वायरल हुए हैं, यूट्यूब पे चला है। तो लंबी चौड़ी उनकी बहस चली और उसके बाद वो वहां से आसन से उतर के सीधे वापस सत्तापक्ष की तरफ ही जा रहे थे। तो पता नहीं शांति धारीवाल जी के आसन के पास, वो सीट के पास गए और वहां उनमें हाथापाई जैसे कुछ होते दिखाई दिया। और तब फिर सत्तारूढ़ दल मदन दिलावर जी को भी आगामी जो सदन की कार्यवाही है उसमें आने से रोक लगा दी है। उन्होंने क्या किया था? मदन दिलावर जी आज कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शांति धारीवाल की तरफ गौर से देखा और उसी में सत्तापक्ष घबरा गया। वेल में खड़े थे हम लोग सारे। कागज बीजेपी के विधायकों ने फाड़े थे या नहीं फाड़े थे, ये भी आप जो यूट्यूब का फाड़े थे पर शांति धारीवाल की तरफ नहीं फेंके। मदन दिलावर के हाथ में कागज भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ योगेश्वर गर्ग जी आज जब शांति धारीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी पक्ष के हाथों में खेल रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, और ये पूरा स्क्रिप्टेड है जिसका किरदार राजेंद्र गुड़ा है। पिछले 4 साल से राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं। वो बीएसपी से चुनकर आए थे, फिर कांग्रेस ज्वाइन की है, फिर कांग्रेस ने उनको बस सम्मान सहित मंत्री बनाया है और मंत्री बना के अब तक उनको लेके चल रहे अपने साथ में। अब 4 महीने और झेलना चाहिए था उनको, वो ही नहीं झेल पा रहे हैं। क्या शुक्रवार के प्रकरण के बाद बीजेपी ने कांटेक्ट किया था राजेंद्र गुड़ा जी से और कहा था कि आप इस मामले को उठाइएगा और हम आपका साथ देंगे? न तो आप लाल डायरी के मामले को उठाइएगा, हम साथ देंगे। क्या कांटेक्ट हुआ था? न तो हमने कांटेक्ट किया, न कांटेक्ट करने की आवश्यकता थी। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस जो आरोप ये लग रहे हैं विरोधी पक्ष पर, विरोधी कौन? बीजेपी। क्या विरोधी पक्ष की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर राजेंद्र गुड़ा काम नहीं कर रहे? नहीं, न तो हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, न गुड़ा साहब से हमारा कोई संपर्क है। मैं आता हूं आशुतोष जी, लेकिन एक बयान यहां पर सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। यह बयान लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, राजेंद्र गुड़ा जी का है। हालांकि पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो बयान चल रहा है वो राजेंद्र गुड़ा जी को लेकर ही चल रहा है। वो पहले बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद निरंजन जी और आशुतोष जी दोनों से आपसे सवाल करूंगा। देखते हैं क्या कहा राजेंद्र गुड़ा जी ने पिछले दिनों। ये जो ट्विटर पर इस वक्त या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका बयान बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। तो मैं थाने बढ़ू, चुनाव तो बसपासू, सरकार बढ़ू, कांग्रेस को मंत्री बढ़ू, और तो भी कांग्रेस के भाई दरी उठावे पर टेम हो जना गुठे से बढ़ो है कांग्रेस और पास वो दू चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहले टिकट बसपासू दियो, जीतो और वो दू टिकट लिया बहन जी को लाए बोले अरे पास ओजू चुनाव जीते और ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री में खेल में कोई कमी है मेरा सो बढ़िया। जी आशुतोष रावत जी, बीएसपी से चुनाव लड़के आता हूं, कांग्रेस में मंत्री बन जाता हूं, दरी उठाने का वक्त आता है तो फिर नमस्ते। तो क्या यह सुनियोजित है राजेंद्र गुड़ा जी का जो कुछ भी प्रकरण शुक्रवार से लेकर आज सोमवार तक हुआ है, या वो विरोधी पक्ष के हाथों में खेल रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, वो विरोधी पक्ष के हाथ में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, इससे बड़ा सवाल यह है कि उनके पास क्या वाकई कोई ऐसी लाल मैं आऊंगा सर, उस पर भी आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा सर, मैं बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि ये सवाल, चलिए आप अगर इसको शुरू ही कर रहे हैं चर्चा को, तो फिर ये बताइए ना कि भाई इन्होंने इस लाल डायरी को अपने पास तक क्यों अभी तक रखा? अब आज विधानसभा में नहीं रखने, पेश करने दिया, तो फिर आप विधानसभा से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और फिर खुलासा करते। आप कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर करूंगा, तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करना या सुर्खियों में रहना, ये है क्या सर? बिल्कुल, आपने जो अंतिम वाक्य बोला कि वही बहुत बड़ी सच्चाई लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। उनको पता था कि इस बार कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिलना है, इस बार उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको टिकट नहीं देने वाली है।
उनको पता है कि या तो उनको बसपा के पास जाना है या हनुमान बेनीवाल के पास जाना है या निर्दलीय उनको चुनाव लड़ना है। इसलिए वो अपने वोटर्स को यह समझाना चाह रहे हैं कि मैं महिलाओं के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, बहनों के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। यहां बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला है। उसमें विरोधी पक्ष का कितना हाथ है कितना नहीं है, यह तो विरोधी पक्ष के लोग जाने और वो जाने। लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखने पर लग रहा है कि अगर उनके पास कुछ लाल डायरी है और उस लाल डायरी में ऐसा है जो कांग्रेस के या सरकार के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ है, तो क्यों वो उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? क्यों वो उसको एक पुस्तिका को हाथ में लहराते हुए जाते हैं लेकिन उसके बारे में किसी से बात नहीं करते? आज किसी टीवी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए यहां तक कहा कि मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, 25 किलो की फाइल है इसलिए मैंने पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी नहीं है तो फिर वो क्यों यह दावा शुक्रवार को कर रहे थे कि वो राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देंगे? लेकिन वो राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक बड़ा गेंद दिया है, कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया है। अब कांग्रेस के रणनीतिकार इससे कैसे निपट पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव तक इसको वोट में कन्वर्ट करके अपने फेवर में ले जाए? निरंजन पोद्दार जी, क्या कोई विश्वास करेगा राजेंद्र गुढ़ा जी पर कि उनके पास जो डायरी है उसमें कितनी सच्चाई है? और राजेंद्र गुढ़ा जी ने अगर ठीक है विधानसभा में आज उनको रखने नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा विधायी परंपरा के और नियमों के अनुसार ही अपनी बात को रखने की वहां पर विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर से गुजारिश की, लेकिन मौका नहीं मिला। अब फिर उनको उसके लिए किसी ने रोका तो नहीं था। राजेंद्र गुढ़ा जी से पहले चलिए मान लेते हैं कि वो मंत्री पद का लाभ ले रहे थे, मजा ले रहे थे, तो फिर तब भी वो इस डायरी को अपने पास इसलिए रखे कि वक्त आने पर इसको दिखाऊंगा, पेश करूंगा। तो अब वो कौन सी चीज है जो इस लाल डायरी को सार्वजनिक करने से, इसकी बात को सामने लाने से रोक रही है राजेंद्र गुढ़ा को? और क्या वाकई इस डायरी में कुछ है भी या बस यूं ही नूरा कुश्ती? डायरी में क्या है क्या नहीं है, देखिए संदेह तो इसके अंदर बनता है, और संदेह क्यों बनता है वो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं। जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा जी ने अभी परसों परले दिन जो शुक्रवार शनिवार को उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज है, लाल डायरी है, जिस दिन मैं वो लेके आऊंगा तो उस दिन भूकंप आएगा या भूचाल आएगा, और उसके बाद में वास्तव में वो एक लाल रंग की डायरी लेकर के विधानसभा में के अंदर उपस्थित हुए। अगर मान लीजिए वो डायरी जैसे ही उन्होंने विधानसभा में टेबल करनी चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष जी को समर्पित करनी चाहिए, तो वैसे ही विधानसभा में एक भूचाल, एक समझ लीजिए व्यग्रता आ गई। अगर मान लीजिए उसमें कुछ नहीं होता, सरकार को लगता कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल एक झूठ का पुलिंदा है, तो आप मुझे एक बात बताइए, सरकार इतनी व्यग्र क्यों होती? विधानसभा की जो कार्रवाई है वो इतनी उस टाइम विचलित क्यों होते सारे के सारे लोग? जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको उठा करके धक्का मुक्की करके बाहर करने का प्रयास किया गया, या जो शांति धारीवाल जी के साथ उनकी जो धक्का मुक्की या जो भी प्रकरण आज सदन के अंदर हुआ, उस प्रकरण की आवश्यकता क्या थी? सरकार तो फिर अपने आप को उसको पेश करके अपने आप को क्लीन चिट दे सकती है। ये तो बात सामने ये भी आ रही है ना कि इसमें बीजेपी के नेताओं के भी नाम है, देने वालों के भी नाम है, लेने वालों के भी नाम सामने है। तो फिर बीजेपी क्यों वहां पर एक तरह से कहें कि रोक नहीं रही थी उनको और इस पूरे मामले को और हवा दे रही थी? तो फिर बीजेपी विधायक को भी रोकना चाहिए था। देखिए रविंद्र जी, अगर बीजेपी के नेताओं का भी नाम होता तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेता भी चाहते कि वो कोई ऐसी लाल डायरी लेकर के सदन में ना आए और उसको पटल ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तो ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि लाल डायरी को सदन में पटल होने दो, आप सदन में इसको टेबल होने दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहां से संदेह होता है, बाकी ना लाल डायरी आपने पढ़ी ना मैंने पढ़ी। और जिस तरीके से अभी जो सवाल किया जा रहा था कि राजेंद्र गुढ़ा जी उसको किसी को पुलिस को, या क्योंकि आज की तारीख में विधानसभा के बाहर जो सरकार है वो कांग्रेस की है, वो अशोक गहलोत जी की है, और आप इस चीज को समझते हैं कि सरकार कितनी मैनिपुलेशन करती है, इससे कोई इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन सारा सरकार के अंडर में होता है। तो अब इसके अंदर दूसरी बात क्या है कि अब जो राजेंद्र गुढ़ा जी है वो उन्होंने आज विधानसभा के अंदर अपना जो प्रकरण करना था वो उन्होंने कर दिया। अब वो भी अपने सलाहकारों से, अपने नीति नियंताओं से वो भी बैठ करके विमर्श करेंगे कि भाई इसको किसी डिपार्टमेंट को सौंपने में उनको ज्यादा लाभ है, या इनको इस लाल डायरी का नाम लेकर के इसका भी भ्रम बनाए रख करके राजनीति के अंदर उनको ज्यादा लाभ है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी है रविंद्र जी, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता, सबसे पहले वो अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान उस चीज के अंदर जरूर गुणा भाग लगाता है। और जोगेश्वर गर्ग जी, अगर कोई क्राइम होता हुआ देखता है, वो उसका विटनेस होता है या फिर कोई सबूतों को, साक्ष्यों को छुपाता है,
नहीं बताता है तो वो भी बराबर का भागीदार होता है। क्या बीजेपी अपील करती है राजेंद्र गुढ़ा जी से कि इसको सही मंच पर लेकर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एजेंसीज को दें, सरकार को सौंपें, विपक्ष को दें, कुछ तो करें? जनता के बीच जाके बोल रहे हैं कि दिखाएंगे बताएंगे। जी, मुझे दो बात कहनी है। एक तो जो धारीवाल साहब ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र गुढ़ा विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं, ये जो भी आपने वीडियो दिखाया है, ये वीडियो काफी पुराना है। राजेंद्र गुढ़ा मंत्री बने उसके तुरंत बाद का है, मैंने भी देखा था। सही है कि गलत भगवान जाने, पर मैंने भी देखा था। इस वीडियो में जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उससे तो ये प्रमाणित हो रहा है कि कांग्रेस राजेंद्र गुढ़ा के हाथ में खेल रही है पिछले 4 साल से। तो राजेंद्र गुढ़ा हमारे हाथ में क्या खेलेंगे? वो पूरी सरकार को और पूरी पार्टी को नचा रहे हैं। इसलिए उस बारे में तो मेरा ये कहना। दूसरा ये है कि लाल डायरी है नहीं है हमको नहीं पता, है भी तो या तो गुढ़ा साहब को पता है या कांग्रेस को पता है, मुख्यमंत्री को पता है। नहीं है तो भी उनको क्लियर करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यदि वो कह रहे हैं कि हमारा नाम भी उसमें है, करवा लीजिए जांच। सर आपका लेना देना क्यों नहीं? आप जांच करवाइए, आप जांच करवाइए। आपका सर, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, आप विधायक नहीं है। कांग्रेस की ये जब कहा जा रहा है कि अगर इसमें पैसे का लेन देन है तो सर पैसा कहां से आया होगा? जनता का पैसा आया होगा। आपको जिम्मेदारी विपक्ष की दी गई है। अगर सरकार कुछ गलत करती है, कोई अगर गलत करता है तो उसको सामने लाने का काम आपका है। आपको कुछ लेना देना क्यों नहीं है सर? आपका लेना देना कैसा इतना है कि ठीक है बिल्कुल जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मांग कर रहे हैं, जांच करवाइए, उच्च स्तर से जांच करवाइए। जांच तो तब होगी ना, जांच करवाइए। अरे जांच तो तब होगी जब कोई कहेगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो आप, मैं वही तो कह रहा हूं, आप बीजेपी के विधायक के तौर पर, बीजेपी के नेता के तौर पर राजेंद्र गुढ़ा जी से नहीं ये मांग रखेंगे कि भाई लाइए इसको, एजेंसीज को देखिए संबंधित, या फिर आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जब जाहिर कीजिए? है क्या है? जनता को बताइए। निवेदन करता हूं कि वो जनता को बताए और सरकार से भी कह दो अपना पक्ष स्पष्ट करे। उन पर आरोप लगाए इतना बड़ा, इनको स्पष्ट करना चाहिए। और एक बात ये भी है, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, एक बात तो ये भी है, फिर अगर ये डायरी आई कहां से? ये डायरी राजेंद्र गुढ़ा के पास कहां से आई? राजेंद्र गुढ़ा के पास अगर ये डायरी आई है तो क्या ये हिसाब किताब उनके पास पहुंचा है? तो फिर वो भी भागीदार हैं कहीं ना कहीं इसमें। अगर जिस चीज का आरोप लगा रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं वो, तो वो भी दूध के धुले नहीं है। एक बात तय है, किसी के वहां पे इनकम टैक्स की रेड हुई, उस रेड के समय राजेंद्र गुढ़ा वहां गए और वहां कुछ रक्का मुक्की हाथापाई जैसा कुछ हुआ है। इसमें कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा वास्तव में हुआ है। यदि हुआ है और वहां से राजेंद्र गुढ़ा कुछ लेकर आने में सफल हुआ है तो फिर गुढ़ा साहब बिल्कुल ठीक करे। तो वो चीज बाहर आनी चाहिए, किसके यहाँ रेड हुई थी, क्यों हुई थी, उसमें ये कैसे पहुंच गए वहां, इनको कैसे पता चला और ये वहां से क्या लेकर आए, वो जनता के सामने आना ही चाहिए। किसी का नाम आए उसमें, इसकी चिंता किए बिना सच जनता के सामने आना चाहिए। ये गुढ़ा साहब से भी हम तो निवेदन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। विधायक जी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये जो है ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। ये बताइए क्या विकल्प है? ठीक है, आप बताइए निरंजन जी, क्या विकल्प है विपक्ष के पास? करेगी तो वो भी सोचेंगे। बताइए एक निरंजन जी आप रखिए बात पहले अपनी। जी देखिए, ऐसा है, ये जो है पब्लिक ग्रीवेंस का मामला है रविंद्र जी, और इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पब्लिक से जुड़ा हुआ, कोई भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर के या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस चीज की मांग कर सकता है कि उस डायरी को सार्वजनिक किया जाए और उसके अंदर जो भी काले सफेद है उनको जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों का मामला है, ये करप्शन का मामला है रविंद्र जी, ये जनता के साथ धोखे का मामला है, ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है। आशुतोष जी ये बताएं कि भाई डायरी अगर सामने आ गई, डायरी का राज खुल गया, उसमें कुछ है नहीं है पता चल गया, तो फिर ये मामला तो खत्म है। इससे अच्छा जितनी हवा दी जाए, जितना आगे तक ये मामला खुचे उतनी अच्छी बात है। भाई अदालत का रुख कर सकते हैं, ठीक है, देखेंगे बाद में जाएंगे। क्यों आशुतोष जी? बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, आज की तारीख में यही देखने पर लग रहा है कि कोई भी पक्ष यह नहीं चाहता है कि उस डायरी में क्या है इसकी चर्चा हो। सिर्फ वह डायरी है या नहीं है, सिर्फ इस बात को, मुद्दे को हवा देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी हो, उनको प्लस पॉइंट, उनको गेन इसी बात में है कि उस डायरी की लगातार चर्चा होती रहे। लेकिन वो डायरी अगर सामने आई तो शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नाम भी उसमें शामिल हों। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी तो नहीं कि वो डायरी सामने आए। कांग्रेस के साथ भी यही है कि अगर वो डायरी, ऐसी कोई डायरी है तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वो डायरी जनता के सामने आए। और राजेंद्र गुढ़ा साहब तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि
अगर कांग्रेस के लोगों ने कहीं लेन देन किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं लेन देन किया है, तो गुड़ा साहब भी बिना किसी लेन देन के या किसी सेल्फ मोटो के बसपा का विलय कांग्रेस में कराने आए होंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, राजनीति के हिसाब से थोड़ा सा सटीक नहीं लगता है। इसलिए लगता है कि हमाम में नंगे सब हैं, लेकिन सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के अपने अपने फायदे का गणित सेट करना चाहते हैं। और आज सबका फायदा इस बात में है, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर कि इस डायरी की चर्चा होती रहे और यह डायरी सामने नहीं आई। रविंद्र जी, बिल्कुल, ये बताएं मेरे को जोगेश्वर गर्ग साहब, एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मदन दिलावर जी को भी सदन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, दूसरी तरफ राजेंद्र गुड़ा जी को भी रोक दिया गया है। आपकी तरफ से यह कहा गया, बीजेपी की तरफ से, कि जब तक मदन नहीं तब तक सदन नहीं। अब 2 अगस्त को फिर से जब कार्यवाही शुरू होती है, कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ सरकार आएगी, आना भी चाहिए। वो अपने लिहाज से तैयारी कर रही है, आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो। आप जाओ कोर्ट इस मामले को लेकर, ना जाओ, आप राजेंद्र गुड़ा से कहो डायरी दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन सरकार जाएगी और फिर सरकार अपने बचे हुए विधायी कार्यों को पूरा करना चाहेगी। क्या रणनीति बीजेपी की आगे आने वाले दिनों में सदन में और सड़क पर रहने वाली है? देखिए, आज के सारे इसमें मैं एक बार फिर मेरे पार्टी का स्टैंड क्लियर करता हूं। हम तो ये मांग कर रहे हैं, डायरी यदि है तो बाहर आनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिसका भी नाम है उसकी परवाह किए बिना वो बात सामने आनी चाहिए। दूसरा ये है कि आज सदन में हंगामे का एक कारण और बना, ये जो संकल्प सरकार लाई है, 4 संकल्प, राजस्थान विधानसभा की अब तक की परंपरा यह रही है कि जब भी कभी सरकारी संकल्प आता है तो पहले सब पार्टियों के साथ बैठ के विचार विमर्श होता है और कॉमन मुद्दे तय किए जाते हैं, फिर वो लाया जाता है, सब चर्चा करते हैं और सर्वसम्मति से पास करते हैं। अब तक ऐसा ही हुआ है, चाहे वो राजस्थानी भाषा का संकल्प था या और भी कोई था, जो भी हुआ है इसी प्रक्रिया से हुआ है, चाहे हमारी सरकार के समय हुआ, चाहे इनके सरकार के समय हुआ। आज पहली बार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार 4-4 संकल्प ला रही है और विपक्ष को पता ही नहीं है। चलते सदन के अंदर वो सप्लीमेंट्री एजेंडा सर्कुलेट करते हैं और कहते हैं हम संकल्प ला रहे हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं था। निरंजन पोद्दार जी, ये अपनी आपत्ति यहां रखी, बिल्कुल गलत है। आपने सुना गर्ग साहब को। अब ये बताएं कि 2 अगस्त को क्या ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ होकर सदन की कार्यवाही में आए और कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दें कि सब लाल की काली पीली डायरी भूल जाए? देखिए रविंद्र जी, मुझे 2 अगस्त को हम तो यही मांग करेंगे, पहले मदन दिलावर के नियमन ऐसा लगता है कि 2 अगस्त को जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी वो निश्चित रूप से हो हंगामे के रूप में होगी, क्योंकि अभी आप एक चीज को देख रहे हैं, अभी ये जो लाल डायरी का जिक्र है या ये मामला जो अभी राजस्थान की राजनीति तक सीमित है, लेकिन जब इसके अंदर केंद्र की एंट्री होगी, या यूं मान के चलिए कि केंद्र जो सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो भी इसको देखकर बैठ करके देख रहे हैं, वो भी इस चीज को समझेंगे और समझ करके अगर मान लीजिए वो इसके ऊपर कोई एजेंसी का वो अगर एजेंसी को इसके लिए आदेशित करते हैं कि भाई उस लाल डायरी को रिकवर करो और उसके ऊपर जो भी मामला उसके अंदर है वो उसको उसकी जांच करो। बिल्कुल, यानी केंद्रीय एजेंसी भी क्या है इसको अपने दायरे में ले सकती है। एक आखिरी कमेंट आपसे मेरा, आशुतोष रावत जी, ये बताएं कि अब महिला सुरक्षा, आरपीसी एससी पेपर लीक और राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी वाला मसला, प्रधानमंत्री आ रहे हैं राजस्थान में? बिल्कुल आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी शेखावटी आ रहे हैं और शेखावटी से राजेंद्र गुहा जी आते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आकर के इस माहौल को भी कैश करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक है ही, इसमें तो किसी को कोई दोहराई नहीं है। लेकिन राजेंद्र गुहा साहब ने उनके लिए एक आसान रहा, एक आज का सवाल प्राइम डिबेट का जो हमने रखा था, क्या 23 के रण में लाल डायरी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी? प्राइम डिबेट का सवाल यह था, हाँ और ना में बड़े जवाब आए। हाँ में 73% लोगों का कहना है कि हाँ बड़ा मुद्दा बनेगा और 27% लोगों का कहना है नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर पारदर्शिता सामने आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। न सिर्फ राजेंद्र गुड़ा को यह डायरी सामने लेकर आनी चाहिए, बल्कि सरकार अपनी तरीके से इसको संज्ञान में लेते हुए जांच भी कराए, ताकि लोगों को यह भ्रम की स्थिति ना हो कि आखिर इस डायरी में जो अंदर बातें हैं वो कितनी सच हैं, कितनी मनगढ़ंत हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्राइम डिबेट में अभी इतना।